So this is the definition of inventory, or in the rendering of service process, or in the rendering of services, in the rendering of services. So this is the definition which is given under AS2 accounting standard 2, जो हमारा कहता है inventory are assets held for sale in ordinary course of business, held for sale in ordinary course of business in the process of production for such sale. ठीक है, उस सेल के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जिस रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं, वो रॉ मटेरियल भी हमारा क्या है, इन्वेंट्री में होगा, और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब जो लूज टूल्स, जो स्क्रूज या और भी कोई मटेरियल जो सप्लाईज हैं उनको हम यूज करते हैं फॉर दोज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उनका भी जो स्टॉक है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। ओके, अब इन्वेंट्री देखो क्या हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री हो सकती है, ठीक है, इन्वेंट्री हो सकता है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो सकती है विच इज रेडी टू सेल, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल्स क्या है जिनको हम यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिनिश गुड्स जो है जो कि रेडी टू सेल है, रेडी टू सेल है। और तीसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। सपोज दैट फरवरी एंड में हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो अभी फरवरी में कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो जाके कंप्लीट होगा क्या कहते हैं कि मार्च में। तो ये क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। इस फरवरी का हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और ये मार्च में जाकर के हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मींस वर्क स्टार्टेड बट नॉट येट कंप्लीटेड, अभी इट इज स्टिल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मींस स्टिल इन द प्रोसेस, स्टिल इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अंडर प्रोसेसिंग है। सो दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अलावा अदर आइटम्स, यस सर वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे होगा, दोबारा बता दो। भाई देखो, जैसे कि आपने जो है फरवरी में कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया, सपोज टॉय का आपका बिजनेस है, आपने टॉय बनाना स्टार्ट किया, लेकिन फरवरी आपने 27 फरवरी को स्टार्ट किया था, तो अब ये प्रोडक्शन फरवरी में तो कंप्लीट होगा नहीं। तो इसका मतलब आपने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो कंप्लीट होगा। अब यही क्योंकि ऑल्दो स्टार्ट तो आपने फरवरी में किया था, बट ये जो हमारा काम कंप्लीट होगा मार्च में, तो ये मार्च के मतलब जो अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें हमारा आएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन हुआ है ये मार्च के महीने में हुआ है। तो दैट्स व्हाई ये यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इसका बन जाएगा, और दैट विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मार्च, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इज इट क्लियर? बिकॉज इट विल बी कंप्लीटेड इन द मतलब सर कि जिस महीने में कंप्लीट हो रहा होता है उसका ओपनिंग लगता है और जिसमें वो चल रहा होता है उसका क्लोजिंग लगता हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि हमारा जो है मार्च के महीने में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है मार्च के महीने में कंप्लीट हो, लेकिन इतना मंथ नहीं लगता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है कि दैट बिकम्स द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब अगर वो मार्च में कंप्लीट हो गया है तो दैट विल बिकम द फिनिश गुड्स। नाउ ऐसा नहीं कि हो सकता है कंप्लीट ना भी हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कंप्लीट ना भी हो, ठीक है। तो वो क्या है, दैट विल स्टिल विल काउंटेड एज वर्क इन प्रोग्रेस, दैट विल स्टिल काउंटेड एज वर्क इन प्रोग्रेस। इज इट तो क्लियर? अगर सर वो मतलब मार्च की जगह हमने जैसे फरवरी में आपने बताया स्टार्ट करा और वो मार्च की जगह अगर अप्रैल में खत्म हो रहा होता है तो ओपनिंग हम अप्रैल वाला लेते हैं ना। हाँ, तो अगेन ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या कहते हैं मार्च तो बनेगा ही, लेकिन फिर वो इनकम्प्लीट रह गया, तो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा मार्च का। अगेन इट विल बिकम द ओपनिंग। कंप्लीशन से कोई मतलब नहीं है, बस आपका इनकम्प्लीट प्रोसेस में है, अभी इनकम्प्लीट वर्क है। तो वो दोनों फिर अगले अगर वो अप्रैल में खत्म हो रहा होता तो दोनों लेते हम ओपनिंग स्टॉक एंड कंप्लीट स्टॉक एंड मतलब क्लोजिंग मार्च का दोनों जाते फिर। नहीं नहीं नहीं, तब फिनिश कहाँ होगा, फिनिश गुड क्यों होगा वो? भाई अगर आपने सपोज दैट आपने 1000 यूनिट्स जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया,
लेकिन अभी ये आपके यूनिट्स बन नहीं पाया, अभी इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, तो इट विल बिकम द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर फेब्रुअरी। ठीक है, अब क्योंकि फेब्रुअरी में क्लोजिंग स्टॉक है, आपको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बनता है, कहीं अलग से थोड़ी आता है भाई। अगर एक क्लोजिंग स्टॉक इस पर्टिकुलर यस मंथ का सर। है तो ऑटोमेटिकली दैट विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई अकाउंटिंग है ही नहीं भाई, अपने आप ओके से थोड़े सर। हम बना रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक इस ओके फरवरी का सर। है दैट विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मार्च ऑटोमेटिकली। यस सर। तो ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन द मार्च। अब अगर ये मार्च में कंप्लीट हो गया तो दैट विल बी ट्रांसफर टू द फिनिश्ड गुड्स। लेकिन अगर स्टिल ये वर्क इसका कंप्लीट नहीं हो पाया है तो अगेन सेम अमाउंट विल बिकम द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च, एंड अगेन इट विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, कितना 2-2 महीने 3-3 महीना, वो तो अलग सी बात है। लेकिन जनरली हम ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, अदर हो आइटम्स गया। में आपके वही स्पेयर आइटम्स, लूज टूल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो स्पेयर आइटम्स, लूज टूल्स, कॉटन्स, ठीक है, ऑयल्स, ये सारी चीजें क्या हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। तो ये अदर आइटम्स होते हैं जिनका जिनका भी हमारे पास क्या होता है, स्टॉक होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 4 तरह के स्टॉक्स होते हैं, क्या क्या? रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक एंड अदर आइटम्स का स्टॉक होता है। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ व्हाट इज द importance of calculation of inventory? What is the importance? Why we calculate the inventory? Why we evaluate the inventory? हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम पहला है। क्यों डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम? क्योंकि हम अपनी इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो भी है, हम उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को यूज करते हैं। आप याद करो जब हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया था तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या किया था, टू ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक, सपोज हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर दी तो इससे प्रॉफिट का इंपैक्ट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? क्या सर रिपीट करने एक बार? अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने ज्यादा दिखा दी, ओवर वैल्यू कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा प्रॉफिट? कम होगा। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, सर क्योंकि घटेगा। क्रेडिट है ना, बढ़ेगा नॉट घटेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है भाई। क्रेडिट सर का वो मतलब तो इनकम, बढ़ा देगा ना, क्योंकि वो क्रेडिट होके इंक्रीज शो करेगा ना। वही तो प्रॉफिट को बढ़ेगा, तभी तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा ना। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट बढ़ेगा भाई। अगर क्रेडिट साइड आप बढ़ाओगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट वही तो होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वही बढ़ेगा। सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने सेल्स दिखाई है 1000 रुपए की सेल्स, और ओपनिंग स्टॉक है 5 रुपए का, और परचेजेस हैं 500 के, और क्लोजिंग स्टॉक भी है 5 रुपए का। अब बताओ प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है? 500 का है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 1005 माइनस 505, 500 का प्रॉफिट है। यस सर। अब यस इसको कर सर। दो 55 रुपए, 50 पैसे बढ़ा दो क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 550। अब इसको 105 कर दो तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 650। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट घटता है। मोर द ओपनिंग स्टॉक लेस वुड बी द प्रॉफिट, मोर द क्लोजिंग स्टॉक मोर विल बी द प्रॉफिट। मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है प्रॉफिट का, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्रॉफिट का। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। यस ओके, सर। तो अगर हम करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रहे हैं तो करंट ईयर का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर को ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग स्टॉक यस होगा। वेरी गुड। तो क्योंकि द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस करंट ईयर विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो हमारे नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टू प्रॉपर्ली इवैल्यूएट द
इन्वेंट्री, ताकि कोई ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की कंडीशन ना आए। इज इट क्लियर? Yes, sir. सेकंड, सर डिटर्मिनेशन ऑफ financial position. Financial position क्यों? Why it helps to determine the हम financial position? स्टॉक को हम एसेट साइड शो करते हैं वेरी क्योंकि गुड। स्टॉक को हम असेट साइड शो करते हैं, और वेरियस टर्नओवर रेशियोज, जैसे कि हम क्या करते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या करंट रेशियो में हम क्या करते हैं, स्टॉक को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन। रेशियो एनालिसिस में क्या करते हैं, जो हमारा करंट रेशियो होता है या जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टॉक को यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, और बैलेंस शीट में असेट साइड हम शो करते हैं स्टॉक को। सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स टू डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस यस सर। उसके एनालिसिस, ये तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, कंप्लायंस विद रूल्स एंड स्टैट्यूट्स। कंप्लायंस विद रूल्स, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS2, वो कहता है कि देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन प्रोसेस which you have to follow in order to calculate the value of inventory। तो अगर आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट जो है, वो हमें फुलफिल करना होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to calculate the what, to calculate the inventory, value of inventory at the end इन्वेंट्री of the financial position। is it clear? सर लास्ट पॉइंट वापस। कंप्लायंस में क्या है, यू आर गोइंग टू कंप्लाई, मींस जो भी लीगल रूल्स हैं आपको वो फुलफिल करने हैं। मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दी हैं, उनको आपको फुलफिल करने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू AS2 नहीं किया है तो आपके फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपका कंप्लायंस फुलफिल नहीं हो रहा है, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई फॉर कंप्लायंस प्रोसीजर you have to calculate inventory according to AS2। is it clear? यस यस सर। यस Okay, now methods, ways to calculate, ways for inventory valuation। how many ways are there? There are two ways to calculate the inventory। ठीक है, पहला है periodical method, periodical method, और दूसरा है perpetual inventory system। पर periodical inventory system इसको हम बोलते हैं periodical inventory system, और दूसरा है perpetual inventory system। periodical inventory system जो है, जनरली घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो किचन का क्या कहते हैं कि हम देखते हैं ना स्टॉक्स, हफ्ते भर की ग्रोसरी, सॉरी महीने भर की ग्रोसरी हमारे पास आती है, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम को ही फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आपके घर में महीने भर की ग्रोसरी आती है, ठीक है, ग्रोसरी जो आती है वो महीने भर की आती है, आप क्या करते हो, अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन ग्रोसरी यूज की, अगले दिन फिर जाके 10 रुपए की परचेज करके आ गए, 1 किलो चावल यूज किया तो 1 किलो चावल परचेज करके लेकर आ गए, ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना। आप क्या करते हो, एक पीरियड के बेसिस पर, वीकली हो गया या मंथली हो गया या सेमी एनुअली हो गया या 15 दिन फोर्टनाइटली हो गया, मतलब कि एक सर्टेन पीरियड के एंड पर आप अपने किचन में देखते हो भाई दाल कितनी बची है, चावल कितना बचा है, मसाले कितने बचे हैं, शक्कर कितनी बची है, चाय की पत्ती कितनी बची है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फिर जो जितनी जरूरत होती है उतना आप फर्दर परचेज करते हो। ये करते हो ना? यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। किस चीज की? स्टॉक्स की। फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं स्टॉक्स की फॉर द इवेल्युएशन ऑफ स्टॉक। आप देखते हो सपोज दैट एट द एंड ऑफ मंथ एक महीना कंप्लीट हो गया, हमने देखा कितने कितने नंबर्स में हमारे पास स्टॉक बचा है, या आप अगर कोई तौलने वाला सामान है तो उसको आप वे करते हो, तौलते हो। अगर क्या कहते हैं लिक्विड है तो उसको आप लीटर से तौलते हो, ठीक है। अगर नंबर्स में है तो उसको आप काउंट करते हो।
तो मतलब जो भी आप मेथड मतलब अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द आइटम, अगर लिक्विड है या तौलने वाली चीज है या गिनने वाली चीज है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फिजिकल वेरीफाई करते हो कि हाँ इतने रुपए का स्टॉक हमारा बचा है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकल इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड हम इन्वेंटरी को सर फिजिकली आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, इज माय आ वॉइस रही है सर। आ रही है सर। एक्चुअली आपका जो है ना नेटवर्क इशू, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम एक पीरियड के एंड पे हम क्या करते हैं, एक फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, चाहे उसको काउंट करके करें, चाहे उसको वेट करके करें, तौल करके करें, चाहे और भी कोई जो सुटेबल मेथड है उसको यूज करके हम करें, बट एक फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देखो क्या होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम कॉन्टिन्यूअसली हम क्या करते हैं, हर परचेज और हर सेल पर हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को इवेल्युएट करते हैं। परचेज किया, सपोज हमारे पास पहले से 1,100 क्विंटल, सपोज 100 क्विंटल नहीं, सपोज 2 kgs ऑफ शुगर हमारे पास है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। हमने 3 kgs और परचेज किए, तो हमारे पास कितना हो गया, 5 kg। अब हमने कितना यूज किया, तो हम क्या करते हैं, हर परचेज को ऐड करते हैं और हर सेल को हम क्या करते हैं, लेस करते जाते हैं। जितनी बार सेल परचेज होती है उतनी बार कंटिन्यूअसली। परपेचुअल का मतलब क्या, कंटिन्यूअस कहते नहीं है, परपेचुअल जो क्या कहते हैं, लाइफ कंपनी होती है, कंपनी इज अ, हाँ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब क्या है, हाँ कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर परचेज और हर सेल पर हम क्या करते हैं, अपनी स्टॉक को इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम दोबारा बता दो, मेरा आवाज नहीं आती सर ओके आपकी। मैं बता रहा हूँ फिर से। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली हम वॉच करते हैं अपने स्टॉक्स को, हर परचेज को रिकॉर्ड करते हैं और हर सेल को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज दैट हमारे पास 2 kgs ऑफ शुगर थे, हमने 3 kgs और परचेज कर दिए, तो 3 kg ऐड हो जाएंगी। इसमें से 1 kg मैंने बेच दिया, तो 1 kg माइनस कर देंगे। फिर 2 kgs परचेज कर लिया, तो 2 kgs ऐड हो जाएंगे। फिर 3, मतलब हर सेल और हर परचेज पर हम क्या करेंगे, ऐड और लेस करते जाएंगे। हमको कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या करना है, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते रहना है। ऐसा नहीं कि हम एंड में सिर्फ देख रहे हैं कि कितना बच गया है। पीरियोडिकल मेथड में हम क्या करते हैं, पीरियोडिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जितना परचेज किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, इसको हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने पहले भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा, इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हो अंडर पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो ओके सर। अब देखो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें 3 मेथड्स हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देयर आर 3 मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स। क्या क्या है, पहला है फीफो, दूसरा है लीफो और तीसरा है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड। देखो फीफो का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया अबाउट फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी गुड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मैंने कह दिया, जो सामान पहले आएगा उसको हम पहले इशू करेंगे, ठीक है। जो सामान बाद में आएगा उसको हम बाद में इशू करेंगे। जैसे कोई आया, सपोज मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, तो जो गेस्ट पहले आएगा उसको खिला पिला के हम पहले वापस भेजेंगे, फिर जो बाद में आया है उसको हम बाद में खिला भेजेंगे। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब क्या है, लास्ट इन लास्ट इन लास्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। और वेटेड एवरेज में तो हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले लेते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर, अच्छा इसमें एक और मेथड भी है, स्पेसिफिक सर कॉस्ट एक मिनट मेथड। आप इस पे एक और भी मेथड है, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। स्पेसिफिक
कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो देयर आर सर 4 हमें मेथड्स। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यस, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में देयर आर 4 मेथड्स, LIFO, FIFO, वेटेड एवरेज एंड स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखो स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमने एक आइटम परचेज किया, सपोज दैट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, मतलब जो हमारे पास यूनिट्स हैं 20 यूनिट्स। सर ये आप कौन से वाले का बता रहे हो? स्पेसिफिक कॉस्ट ये वाला है, स्पेसिफिक ओके। कॉस्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक कॉस्ट बता रहे हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट में क्या होता है कि जब हम आइटम्स को परचेज करते हैं तो उन आइटम्स में हम टैग लगा के रख देते हैं कि भाई ये आइटम इतने यूनिट का इस कॉस्ट पे परचेज किया है, और हम जब इश्यू करते हैं तो स्पेसिफिकली बताते हैं कि दिस आइटम इज इशूड एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड दैट आइटम इज इशूड एट दैट पर्टिकुलर स्टॉक। आपको कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कोई लास्ट इन फर्स्ट आउट कुछ नहीं अडॉप्ट करना है, हम स्पेसिफिकली उसको मेंशन करते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज इशूड फ्रॉम दिस स्टॉक। इज इट क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 14.10 जो पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, प्लीज स्टार्ट इट फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर। सबको मिल गया? पेज नंबर 14.10 यस सर। इलस्ट्रेशन 1। अब देखो इसमें आपके 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम डेट का बनेगा, पहला कॉलम किसका? डेट का बनेगा। दूसरा कॉलम रिसीट्स, रिसीट्स रिसीट्स का मतलब परचेज, परचेज करेंगे तो हमको रिसीट्स हो रही हैं डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में। फिर इशू, इशू का मतलब सेल है, कितने में इशू कर रहे हैं, और बैलेंस, और बैलेंस। इसमें भी फर्दर 3-3 कॉलम्स बनेंगे, फर्दर इसमें हमको 3-3 कॉलम्स बनाने हैं। ओके, सबसे पहले यहां पे हमको लिखना है क्वांटिटी पर यूनिट एंड अमाउंट, क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट, क्वांटिटी पर यूनिट एंड अमाउंट। अब देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी की थी? 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो हमारे पास 1 अप्रैल को देयर वाज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ओपनिंग स्टॉक है तो बैलेंस है, कितना बैलेंस? 2000 यूनिट्स का है एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, कितना हो गया? 20,000। क्वांटिटी कितनी है? 2000 पर यूनिट 10 रुपए, टोटल अमाउंट आ गया 20,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ये हमारा क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब 5th अप्रैल को कह रहा है देयर इज अ परचेज ऑफ 5,000 यूनिट्स एट ₹11 पर यूनिट। हमने 5,000 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹11 ईच। कितना हो गया? 55। 55। वेरी गुड। 55,000। अब बैलेंस कितना हो गया? 2,000 पहले से थे, आपको अलग अलग लिखना है, मर्ज करके नहीं लिखना है। ठीक है, सर जो आपने अप्रैल 5 वाला लिखा है वो रिसीट के नीचे क्यों लिखा और 2000 वाला बैलेंस के नीचे क्यों लिखा? क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का बैलेंस है, दैट्स व्हाई इट इज द बैलेंस अमाउंट। जो कि हमने परचेज सेल थोड़े किया, वो तो पहले का बचा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज बैलेंस। अब जो परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब हमको रिसीव हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट को इतने आइटम्स और रिसीव हो गए। इज इट क्लियर? ओपनिंग यस स्टॉक हमारा सर। बैलेंस है, वो हमने खरीदा पर बेचा नहीं इस महीने, वो पिछले महीने का बैलेंस जो कि हमने ट्रांसफर किया है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो सर अब तो जो फर्दर हमने हमने, परचेज करी है हाँ, वो एक तरह से हमारे इशू में नहीं जाना ना ना ना, चाहिए। परचेज का मतलब है रिसीट्स। ये डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट बना रहा है, परचेज डिपार्टमेंट बना रहा है कि परचेज करके उसके पास आइटम आ गया। भाई आप घर में सामान लाते हो ना, तो आंटियां मम्मियां क्या कहती हैं? हाँ मुझे सामान रिसीव हो गया, उनके किचन में सामान रिसीव हो गया। ओके। होता है, होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो परचेज का मतलब रिसीट्स। ठीक है, सेल का मतलब इशू, मतलब अब आप इशू कर रहे हो। ठीक है, इतने आइटम्स आप इशू कर रहे हो। इज इट क्लियर? यस सर। तो 2000 आपके पास पहले से ओके था, सर। 10 रुपए के हिसाब से 20,000। अगेन आपने 5,000 यूनिट्स परचेज की हैं 11 रुपए के हिसाब से 55,000। तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक, अब इसको लाइन करके क्लोज कर लो। ठीक है, अब कह रहा है
14th अप्रैल की बात है, कह रहा है सोल्ड। अब देखो सोल्ड कह रहा है 1500 यूनिट्स आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसने स्पेसिफिकली बता दिया है कि किसमें से हमने बेचा है, इसने स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो 1500 यूनिट्स हमने सोल्ड की हैं दैट इज सोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब जो हम 1500 यूनिट्स इश्यू करेंगे वो किस प्राइस पे इश्यू करेंगे? 2000 2000 में से करेंगे 10 each. 1500 एट द प्राइस ऑफ ₹10 ईच। टोटल कितना आ गया? 15,000। अब 15,000. आपके पास बैलेंस कितना बच गया? 2000 में से 1500 इश्यू हो गया, 500 बैलेंस ऑफ 10 रुपीज, कितना? 5000। और 5000 तो भी हमारे पास ये भी बचा है 55,000। ठीक है, अब सर ये फिर से बता दीजिए। अच्छा फिर से बता रहा हूं मैं। इसमें कह दिया है यस, इसमें कह दिया है कि 40। हाँ हाँ पूछो पूछो। कह रही समझ नहीं आया। फिर से समझा रहा हूं ना। 14 अप्रैल को एक आइटम 1500 रुपीज का इश्यू हुआ है, 1500 यूनिट्स का इश्यू हुआ है फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हम किस स्टॉक में से इश्यू कर रहे हैं। तो अब ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2000 यूनिट्स का ना, देखो ये वाला बैलेंस यहां पर है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो 2000 यूनिट्स में से हमने 1500 यूनिट्स इश्यू किए हैं। किस रेट पे किए हैं? इसी रेट पे करेंगे जो हमारे पास है 10 रुपीज पर। तो टोटल कितना आ गया? 1500 इंटू 10 15,000। अब 2000 में से 15,000 इश्यू कर दिया, बचा कितना? 500। 500 10 रुपए के हिसाब से बचा टोटल 5000। और 5000 अभी एज इट इज है, इसमें से अभी हमने कुछ भी इश्यू नहीं किया। इज इट क्लियर? यस सर। फिर कह रहा है सोल्ड 2000 यूनिट्स आउट ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 5th जनवरी। अब देखो 5th यहाँ पे जनवरी मेंशन है, यहाँ पे अप्रैल होगा, ठीक है, यहाँ पे अप्रैल होगा। तो यहाँ पे 5th अप्रैल को जो हमने गुड्स परचेज किया था उसमें से हमने इश्यू किया है कितना? 2000 यूनिट्स। 16th अप्रैल को हमने इश्यू किया है कितने का? 2000 यूनिट्स 2000 आउट ऑफ दिस स्टॉक जो हमने 5 अप्रैल को परचेज किया था। इज इट क्लियर? तो 2000 हम यहां से इश्यू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि किस स्टॉक से हम, किस लॉट से हम इश्यू कर रहे हैं। यस ज्योति, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ज्योति, you have raised your hand. Do you want to ask something or it's just a you are trying the feature of Google Meet? If you want to ask, you can ask. Otherwise, we can proceed. सर मेरे को पूछना है, अगर वो नहीं पूछ रही तो। हाँ पूछो प्रेरणा, आप पूछो। सर मैं प्रेरणा नहीं हूँ। अच्छा तो अच्छा सॉरी, पूछो आप रिया। सर आप फिर से मेरा नाम भूल गए। हाँ पूछो पूछो, कोई नहीं। सर इसमें अगर हमें लॉट मेंशन नहीं होता हाँ तो वही तो, तब कैसे लॉट फिर हम मेंशन नहीं होगा, आइडेंटिफाई करते हैं? लॉट मेंशन नहीं होगा तो वो मेथड ही फ्री वाला नहीं लगेगा। फिर तो या तो आपका लीफो या फीफो लगेगा, कोई एक मेथड। अभी तो सिर्फ लॉट वाला पिक कर रहा हूँ ना, अभी इसमें आपको लॉट अच्छा मेंशन ठीक होगा। है, ठीक है, सर। यहाँ पर लॉट आपको मेंशन होगा कि किस लॉट से इश्यू करें। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कॉस्ट, सॉरी आइडेंटिफिकेशन मेथड। आपको आइडेंटिफाइड है कि इस लॉट से निकालना है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो 2000 यूनिट्स हम किस रेट पे निकालेंगे? 11 रुपए पे निकालेंगे। 11 ठीक है, कितना हो गया ये? 22,000। 22,000। हाँ, अब हमारे पास कितना बचा? 500 तो बचे 3000 से 5000 और 3000 5,000 बचे हैं 11 रुपीज के हिसाब से 33,000। इज इट क्लियर? 33,000। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रहा है? 24th अप्रैल को हमने परचेज किया है 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹12 ईच। टोटल कितना हो गया? 24,000। ठीक है, अब बैलेंस कितना बच गया? 500 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से 5000, 3000 यूनिट्स 11 रुपीज के हिसाब से 33,000 एंड अब ये भी ऐड हो जाएगा इसमें 2000 यूनिट्स 12 रुपीज के हिसाब से 24,000। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब कह रहे हैं Yes, 30th sir. अप्रैल को हमने इश्यू किए हैं किसमें से? परचेज ऑन 24th अप्रैल। 24th अप्रैल को कुछ परचेज किए हैं, इसमें से हमने इश्यू किए हैं कितने? 1500।
तो 1500 यूनिट्स इश्यू होगा इस लॉट से, क्योंकि 24 अप्रैल को कौन सा लॉट परचेज किया है, 2000 वाला, इसमें से 1500 यूनिट्स 2000 इश्यू किए वाला हैं और इसी रेट पे करेंगे 12 रुपीज पर। तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 18,000 18,000। वेरी गुड, 18,000 आ गया। अब बैलेंस कितना बच गया, 500 बचा है 10 रुपए के हिसाब से, 3000 बचा है 11 रुपीज के हिसाब से, और 2 सॉरी 500 बचा है 512 के 12। वेरी गुड। 6,000 बचा है सर। सर बस ये वाला दोबारा बता दो प्लीज। हाँ फिर से बता रहा हूँ, कौन लास्ट वाला 30 अप्रैल। यस सर, जो लास्ट अभी पॉइंट कराया आपने। अच्छा एक सेकंड बता रहा हूँ, देखो अब 30 अप्रैल को कह रहा है 1500 यूनिट्स हैज बीन सोल्ड फ्रॉम द लॉट विच वाज परचेज्ड ऑन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को आपने क्या लॉट परचेज किया, ये वाला लॉट परचेज किया है 2000 एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, ये वाला तो किया है। तो आपका ये बैलेंस Yes, तो था, sir. ये वाला जो बैलेंस था इसमें से हमने 1500 यूनिट्स इश्यू किया है। अब रेट भी यही लगेगा क्योंकि हमको स्पेसिफिकली लॉट हमने आइडेंटिफाई किया है, उसी लॉट में से इश्यू कर रहे हैं। तो 1500 यूनिट्स हमने इश्यू किया 12 रुपीज पर, मल्टीप्लाई करके 18,000। अब बैलेंस कितना बच गया, ये वाला 500 बचा है जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड किया, ये वाला 3000 बचा है जो कि यहाँ रिकॉर्ड किया, और 2000 में से 1500 इश्यू कर दिया, 500 बचा है जो कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कितना, 5000 प्लस 33 प्लस 6, कितना आ गया टोटल, 44,000। 44,000 और यूनिट्स कितनी है, सर सारा प्लस करना है, यस लास्ट का वाला पार्ट प्लस करना। नहीं सारा, ये बस लास्ट वाली जो बचा हुआ है, क्योंकि 30 अप्रैल को इश्यू या परचेज करने का जो लास्ट वाला है सिर्फ वही तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी ऊपर से तो इश्यू हो रहा है ना अभी, तो सिर्फ लास्ट वाले कॉलम का आपको ऐड करना है। 5 प्लस 44,000. हाँ 44,000, और कितनी यूनिट्स बची हैं, 4,000 यूनिट्स और कॉस्ट, ये हो गया आपका। इज इट क्लियर नाउ? यस ओके सर। अच्छा अब अगर आप वैसे देखना चाहो कि क्या कहते हैं कि आपको कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस Opening stock परचेजेस plus माइनस Opening क्लोजिंग cost स्टॉक। plus closing stock. यस। तो आपको कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस Sir, परचेजेस opening माइनस stock- क्लोजिंग स्टॉक। देखो देखो देखो, ये जो है जितने भी इसी कॉस्ट पे तो सोल्ड हो रहा है, सोल्ड का मतलब हमने इस प्राइस, सेलिंग प्राइस इसमें नहीं है, ये क्या है, बेच रहे हैं इस कॉस्ट का स्टॉक, इस कॉस्ट पे नहीं बेच रहे हैं, प्राइस तो कुछ और हो सकता है लेकिन इतने कॉस्ट का स्टॉक हमने बेचा है, तो ये कॉस्ट ऑफ सर जो Scroll बचा कर लो स्क्रीन। सर जो बचा हुआ सर जो बचा हुआ बैलेंस था वही ना, नहीं जो बच्चा वो बैलेंस तो अनसोल्ड है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें देखो क्या है कि आपका ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ये है 15,000 प्लस 22,000 प्लस 18,000, मतलब आपने जो बेचा है इशू क्या कौन से स्टॉक के, तो 1510 रुपए पे। अब ये कॉस्ट है लेकिन बेचा कितने पे होगा वो डजंट मैटर, हो सकता है प्रॉफिट लगा के इसमें बेचा हो, ये क्या है कॉस्ट है क्योंकि इसी कॉस्ट पे तो आपने परचेज किया था। यस सर। तो ये जो इश्यू के जो अमाउंट्स हैं सारे, जो इश्यू के जितने भी अमाउंट्स हैं इनको आप सबको ऐड कर दोगे तो दैट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना सर 15 22 और 18 कितना हो गया 40 और सर 55,000। वेरी गुड 55,000, ठीक है। तो 55,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितने का था 20,000 20,000 प्लस परचेजेस कितने के थे ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस की परचेजेस 7,000 55 प्लस 74, 55 प्लस क्योंकि परचेजेस है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज 55 प्लस 24 कितना हो गया 79,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 79 प्लस 20 कितना आ गया 99 99 सॉरी।
सर ये कैलकुलेशन प्लीज एक सर 99। हाँ तो 99 तो लिखा है, 99 माइनस 55 कितना आ गया? 44. बस 44 ये वैल्यू देखो सेम है। फिर से मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यूएशन। देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आपको क्या करना है, जो इश्यू का जो आइटम है, इश्यू में जो अमाउंट का टोटल है, अमाउंट वाले कॉलम का जो टोटल है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसका टोटल आ रहा है 55,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 20,000 का, 2,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया है। प्लस परचेजेस, परचेजेस के लिए आपको क्या करना है, रिसीट कॉलम का जो अमाउंट का कॉलम है, रिसीट वाले का जो अमाउंट का कॉलम है उसको ऐड करो, कितना आ रहा है वो 79,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं पता अभी आपको नहीं पता, ये तो आपने निकाला है ना, मान लो ये नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा, तो यहां से आप निकालोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 79 प्लस 20 माइनस 55, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 99,000 माइनस 55,000 इज इक्वल टू 44,000। समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर Yes, sir. ओके, अब देखो आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 फीफो पर। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे हमको कोई स्पेसिफिक इन्वेंट्री नहीं दी होगी, आपको खुद अपने आप से इन्वेंट्री के लॉट से निकालना है। कैसे निकालोगे मैं बता देता हूं। पहला कॉलम जो है डेट का होगा, दूसरा कॉलम रिसीट का होगा, तीसरा कॉलम इशू का होगा। ठीक है, तो डेट, रिसीट, इशू एंड बैलेंस, इसमें भी तीन तीन फर्दर अगेन तीन तीन कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट आ गया, यहाँ पर हमारा क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट, क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट, क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ है, स्टॉक Yes, है sir. इन स्टॉक 200 यूनिट्स। कब है ये, एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, मतलब 1 जनवरी को देयर इज अ ओपनिंग बैलेंस, मींस बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना है 200 यूनिट्स ऑफ 25 per unit. ईच, टोटल कितना हो गया 5,000। 5,000. इसको क्लोज कर दो लाइन खींच करके। ठीक है, फिर कह रहा है 2 जनवरी को देयर इज अ परचेज ऑफ 400 यूनिट्स, 2 जनवरी को हमने 400 यूनिट्स परचेज की है एट द रेट ऑफ ₹30 पर यूनिट, कितना हो गया 12,000. 12,000। ठीक है, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 225 रुपए के हिसाब से 5,000, और फर्दर आ गया 400 30 रुपए के हिसाब से 12,000। अलग अलग लिखना है आपको, याद रखना, चाहे लीफो हो चाहे फीफो हो, सब आपको इस अलग अलग वैल्यूज लिखनी है। फिर कह रहा है 5 जनवरी को देयर इज अ सेल्स ऑफ 300 यूनिट्स। अब देखो ये जो 40 रुपीज दिया ना, दैट इज द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कि कितने कॉस्ट का स्टॉक हमने बेचा। तो कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट है। आपको सेलिंग प्राइस पे इसको रिकॉर्ड, क्योंकि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री इज ऑलवेज इवेल्युएटेड एट कॉस्ट नॉट एट सेलिंग प्राइस। तो ये जो 40 रुपीज है ये हमने बेचा है 40 रुपीज पे, यहाँ पर 40 रुपीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखो क्योंकि हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड कर रहे हैं। तो ये जो 300 यूनिट्स हमने बेचा होगा, इसमें से पहले 200 ये वाला निकालेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले था उसको पहले निकालेंगे। 200 यूनिट को हमने निकाला है किस रेट पे 25 रुपए पे, 5,000। अब जो बैलेंस 100 यूनिट और निकालनी है वो कहां से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे। किस रेट पे, इस रेट 40 per.
30 यूनिट। यस, सर एक बार और बता दो। फिर से बता रहा हूं मैं, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो स्टॉक पहले था उसको हम पहले इश्यू करेंगे और इसी प्राइस इश्यू करेंगे जो उसके करस्पॉन्डिंग प्राइस है। 40 रुपीज जो सेलिंग प्राइस दिया है, हमको सेलिंग प्राइस को इग्नोर करके चलना है। बिल्कुल सेलिंग प्राइस जो सेल्स का प्राइस दिया है पर यूनिट, उसकी यहां पर एंट्री होगी ही नहीं। अब जो 300 यूनिट्स हमने बेचा है, 300 यूनिट्स हमने बेचा है, उसमें से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो पहले हमारे पास स्टॉक था उसको पहले निकालेंगे। ये अगर आपके पास महीने में शक्कर बची है, जो पहले शक्कर बची होगी तभी उसको पहले आप यूज करोगे ना, ताकि खराब ना हो। यही तो करते हो। यस सर। या कोई सब्जी यस है जो सर। पहले की बची उसको पहले यूज करोगे, जो नहीं लाई है उसको बाद में यूज करोगे। तो 200 यूनिट्स हम पहले इसको इशू करेंगे। अब अभी भी 100 यूनिट्स का बैलेंस है क्योंकि हमको टोटल 300 यूनिट्स इशू करनी है। अब 100 यूनिट्स हम कहां से इशू करेंगे? इस 400 वाले में से 100 यूनिट्स इशू करेंगे। किस प्राइस पे? 30 रुपीज पे। 30। अब समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब बैलेंस कितना बच गया? सर जो ये आपने बैलेंस लिखी है ये ऑलरेडी गिवन बैलेंस है ना? कहाँ बैलेंस? ये वाला उसके है, बाद इशू हो रही है ना? ये वाला हाँ, है 200 और 400 वाला। ना, दिया नहीं है। 200 ये वाला है और 400 यहाँ जो फर्दर परचेज किया था वो ये बैलेंस में आएगा। तो सर परचेज वाला ओके सर, ओके। भाई परचेज क्या, किचन में तुम्हारे सामान ऐड हो गया ना? ओके सर। सर हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा चलिए, अब मेरे को बैलेंस लगा कितना आपने बचा? रिसीप्ट में नहीं लिया। अब बैलेंस कितना बचा? 300 का बैलेंस बचा है। 30 रुपीज के हिसाब से 9000। 9000। इसको हमने कर दिया क्लोज। ठीक है। अब कह रहा है 10th जनवरी को देयर इज अ परचेज। कितने का? 500 यूनिट्स परचेज किया है 35 रुपए पर। कितना आ गया? 17,500। 70,500। अब बैलेंस कितना बच गया? 300 रुपए, 300 यूनिट्स 30 रुपए के हिसाब से 9000 पहले का था और फिर फर्दर हमने परचेज कर ली 500 का 35 रुपए के हिसाब से 17,500। ठीक है, इसको कर दो क्लोज। अब कह रहा है, यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके। यस सर। 15th जनवरी को देयर इज अ सेल ऑफ 200 यूनिट्स। अब 200 यूनिट जो है हमने बेचा है 40 रुपीज पे। अगेन 40 रुपीज को इग्नोर करना है। 200 यूनिट हमको यहां से इश्यू करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले है उसमें से पहले निकालेंगे। तो सर 30 रुपीज वाला वो लगेगा ना? यस यस, वेरी गुड। 200 रुपीज कॉस्टिंग रुपीज 30, 6000। बैलेंस कितना बचा? 100 यूनिट्स का 30 रुपए के हिसाब से 3000 3000। और 500 यूनिट इसमें से तो अभी इश्यू ही नहीं किया कुछ, 35 रुपए के हिसाब से 17,500। होप कि ये समझ में आ रहा है आपको? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। अगेन 20th जनवरी की बात है। 20th जनवरी को देयर इज अगेन सेल्स ऑफ 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹42। तो 42 को हमको कंसीडर नहीं करना है। अब जो 200 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 100 मैं तो हम पहले ये वाले 35 निकालेंगे। वाला कर 100 एट द रेट ऑफ ₹30, 3000 और जो बचा हुआ 100 यूनिट्स है उसको कहां से निकालेंगे? इसमें से 500 में एट द से रेट ऑफ रुपीज 35। वेरी गुड, 3500। अब बच कितना गया? 400 यूनिट्स बचा 35, क्योंकि ये वाला तो पूरा इशू हो 35 गया। ये वाला तो पूरा इशू हो गया। अब बचा कितना? 400। इसमें से भी 100 इशू हो गया, बचा 400। तो 400 कॉस्टिंग रुपीज 35 ईच। टोटल कितना आ गया? 14,000। 14,000। अगेन कह रहा है देयर इज अ परचेज ऑफ 600 यूनिट्स। कब? 25 तारीख को, 25 जनवरी को देयर इज अ परचेज ऑफ 600 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 36 ईच। कितना हो गया टोटल? 21600। वेरी गुड। अब इसमें कोई सेल नहीं है। अब देखो बैलेंस कितना बच गया? 400 पहले से था, 35, 14,000 और अगेन हमने 600 यूनिट्स परचेज किया 36, 21,600। इसको कर दो क्लोज। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्लोज। फिर कह रहा है 28 जनवरी को देयर इज एन इशू ऑफ 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹42 पर यूनिट। अगेन 42 रुपीज को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? 300 यूनिट्स इशू करने। सबसे पहले हम कहां से करेंगे? इसमें से। 35 एट द रेट यस, पर वेरी होगा। गुड। 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹35 ईच।
कितना गया 10,500 10,500 बैलेंस कितना बच गया 100 यूनिट्स क्योंकि 100 400 में 300 units, इश्यू हो गया 35 each. तो इसमें से 100 यहाँ बच गया कितना 3500 और ये 600 तो पूरा बचा ही है 600 36 21,600 तो अब आपके पास टोटल स्टॉक कितने का बचा है 25100 25,100 कॉस्टिंग कॉस्ट है और टोटल अमाउंट यूनिट कितने 700 तो 700 यूनिट्स ऑफ स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 25,100 इज इट क्लियर Yes sir. Yes sir. अब देखो अगर आपको कह रहा है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही होता है Yes sir. यस सर अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अब इसको इसमें इशू वाला अमाउंट नहीं लेंगे नहीं अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो भी ले सकते हो दोनों ही सेम हो सकता है दोनों सेम आएगा आप करके देखो दोनों सेम आएगा दोनों ही सेम आएगा अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप क्या कर सकते हो जो ये इश्यू वाला प्राइस अमाउंट है ना इसको भी ऐड कर सकते हो या वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो दोनों में से कोई सा भी क्योंकि अपने आप क्लोजिंग स्टॉक भी पता है तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा अच्छा सेल्स कैसे निकालोगे एनी आइडिया सर यस प्लीज आस्क सर जो आपने ये एंड में टोटल निकलवाया यस ये जो टोटल है ये क्लोजिंग स्टॉक वाला है ना यस ये 25,100 ना यस सर दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिस इज द ओके सर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इट क्लियर कि इतने रुपए का स्टॉक Okay. बचा है और 700 यूनिट्स के ये यूनिट्स हैं इतनी यूनिट्स हैं स्टॉक में इज इट क्लियर ओके सर ओके अब देखो सेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 जनवरी को 300 यूनिट सेल किया है 40 रुपए पे प्लस 15 को बेचा है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट प्लस 20 को बेचा है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹42 पर यूनिट प्लस 28 को बेचा है 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹42 पर यूनिट आपकी सेल्स आ गई टोटल यस सर और Yes, sir. माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां से आया सेम या इशू को प्लस करिए उसका हाँ प्लस कर दो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ठीक है तो दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो दैट वुड बी सेल्स आ जाएगी आपकी 41,000 रुपीज की माइनस जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कितने का आ जाएगा 31,000 31,000. वेरी गुड इज इक्वल टू 10,000 का हमारा क्या है ग्रॉस Gross profit. इज इट क्लियर यस Yes, सर sir. ओके अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 मतलब इसी को हमको क्या करना है लीफो मेथड से यूज करना इसी को सेम क्वेश्चन को हमें क्या करना है लीफो मेथड से बहुत ही सिंपल सा मेथड है मैं आपको बताता हूं कैसे करना है अगेन 3 कॉलम बनेंगे डेट यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से यस Yes, सर sir. यस सर सर एक बार ग्रॉस प्रॉफिट का बस फॉर्मूला रिपीट कर दो आप ओके वेट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो सेल्स आपने यहां से निकाली ओके सर जो दिया है हमको कितनी यूनिट्स कितने रुपए में बेचा यस सर और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या करोगे आप या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का या तो जो इश्यू का जो अमाउंट वाला कॉलम है इशू से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हाँ, निकाल लो उसको ऐड कर लो दैट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो वहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इज इट क्लियर नाउ यस सर ओके अब देखो यहां पर आपका डेट का कॉलम है यहां पर रिसीट्स यहां पर इशू और यहां पर बैलेंस अगेन 3 कॉलम्स आपको हर एक उसमें बनाने हैं ओके क्वांटिटी पर यूनिट रेट अमाउंट क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट क्वांटिटी पर यूनिट अमाउंट ठीक है
सबसे पहले कह रहा है 1 जनवरी को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, कितने का था? सेम क्वेश्चन है, 200 225 per unit. हाँ 200 यूनिट्स कॉस्टिंग रुपीज 25. तो कितना आ गया? 5000। 5000. इसको कर दिया क्लोज। फिर कह रहा है 2 जनवरी को देयर इज अ परचेज ऑफ 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच, कितना हो गया? 12,000। अब हमारे पास 200 पहले से था, 25 रुपए के हिसाब से 5000, और हमने 400 फर्दर परचेज किए ये वाले यूनिट्स, तो यहाँ पे बैलेंस में आ जाएगा 30 रुपीज के हिसाब से कितना? 12,000। इसको कर दो क्लोज। ठीक है सर जो पर यूनिट वाला कॉलम है इसको हम रेट का कॉलम भी तो लिख सकते रेट का थे भी ना। कर सकते हो, यस रेट का भी कर सकते हो, पर यूनिट कर दो या रेट कर दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ओके ठीक है ओके सर। फिर 5 जनवरी को देयर इज अ सेल ऑफ 300 यूनिट्स। अब देखो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका मतलब जो बाद में आया है वो पहले जाएगा, रेट चार्ज पहले निकालेंगे, बस यही मतलब difference है। 400 वाले में से यस होगा। तो हम 300 जो इशू करेंगे वो हम 400 वाले रेट पे 30 रुपीज के अकॉर्डिंग करेंगे। यस वेरी गुड 9000। अब बैलेंस कितना बच गया? 225 रुपीज के हिसाब से 5,000 100 30 3000 3000। ठीक है ओके सर। इसको क्लोज कर दो। बस अब ये इतना आ गया तो आपको लीफो भी समझ आ गया। फिर कह रहा है परचेज 500 यूनिट्स, 10 तारीख को हमने परचेज किया है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹35 ईच, कितना हो गया? 17,500। 17,500। हमारे पास 200 पहले से था, 25 रुपए के हिसाब से 5000, 100 पहले से था 30 रुपए के हिसाब से 3000, और हमने 500 यूनिट्स और परचेज की 35 रुपए के हिसाब से 17,500। इसको कर दिया क्लोज। ठीक है फिर कह रहा है अगेन हमारे पास 15 तारीख को है, 15 जनवरी को, बट देयर इज अ सेल, इशू क्या है? देयर इज अ सेल। ठीक है तो इसको अब देखो कह रहा है कितनी इशू किए हैं? 200 यूनिट्स, तो 200 कहां से करेंगे हम? 500 रेट पे। वेरी गुड 500 वाले में से करेंगे 500 लास्ट एट इन द फर्स्ट रेट ऑफ आउट, 35। तो 200 एट द रेट ऑफ ₹35 ईच, कितना हो गया? 7,000। 7,000 वेरी गुड 7,000, और बचा कितना? 225 रुपीज के हिसाब से 5,000, फिर 100 30 के हिसाब से 3,000, और यहां कितना बचा? 500 में से 200 इशू गए, कितना बचा? 300 35. वेरी गुड कितना हो गया? 10500. 105000। हाँ ये 00 है। ठीक है फिर इसको कर दिया क्लोज। फिर कह रहा है 20 जनवरी को देयर इज अगेन इशू ऑफ 200 यूनिट्स, तो 200 यूनिट्स अगेन हम कहां से करेंगे? 200 एट द रेट 300 में से 35 रेट पर. वेरी गुड कितना हो गया? 7,000, बच कितना गया? 200 कॉस्टिंग ₹25 ईच, 5,000, फिर 100 कॉस्टिंग ₹30 ईच, 3,000, और 100 कॉस्टिंग ₹35 ईच, 3,500। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। ओके Yes sir. इसको कर दिया हमने क्लोज। ठीक है अब हमको कह रहा है 25 जनवरी को अगेन देयर इज अ परचेज 600 यूनिट्स परचेज किया है 36 रुपीज के हिसाब से 21,600। अब बैलेंस कितना बच गया? 200 25 5,000 100 30 3,000 100 30 3,000 और 600 36 21,600। इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर। ओके
अब हमको क्या करना है, अगेन देयर इज एन इशू 28 तारीख को, देयर इज एन इशू कितने का है, 300। तो कहां से करेंगे, 300 300 @ 36 वेरी गुड। तो यहां से करेंगे 300 यूनिट्स कॉस्टिंग ₹36 ईच, कितना हो गया 10,800। 10,800. बैलेंस कितना बच गया 225, 5,000, फिर 133,000, 100, 133,000 ये 35 है, सॉरी 35 चाहिए, ठीक है, 100, 35, 3500 और यहाँ पे 300 बच गया 36, 10,800। 800. सर वो 600 कहाँ गया? 600 में से 300 इशू कर दिए ना, और 300 बच गया, ओके सर। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना। तो अब आपके पास देखो कितनी इन्वेंट्री बच गई, इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है ये 22,300. 22,300, ठीक है, 22,300 और ये कितना आ रहा है 2 2 4 3 700। 700. तो 700 यूनिट्स 700 की इन्वेंट्री बची है कॉस्टिंग ₹22,300। इज इट क्लियर? यस सर। सर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना होता है वो इशू से करो या फिर उस फॉर्मूला से करो तो सेम ही आएगा ना? हाँ, दोनों से सेम आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वो जो रिसीट्स वाले आइटम होते हैं, सॉरी इशू वाले, इशू ऐड करोगे तो दोनों से सेम आएगा आपका। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो था आपका। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस cost of goods sold. ठीक है, ये आ गया सेल्स माइनस। सर इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग अलग आ रखा है। कहाँ? अगर हम इशू को प्लस करते हैं तो 33800 आ रहा है, अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो अलग आएगा। तो देखो ना, जो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो होता है हमारा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इसमें सेम होता है। पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम में, सॉरी, जब क्या कहते हैं कि हम लीफो मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सॉरी पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम और फीफो मेथड, इन दोनों से हमारे स्टॉक की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस किस में हम यूज करते थे, पीरियोडिकल में करते थे, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन लिफो मेथड में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी। यहाँ पे देखो इसकी स्टॉक की वैल्यू भी तो चेंज हुई है 22,300, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज के लिए इतने रखें। इज इट एनफ फॉर टुडे? यस सर। यस सर।